अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानवी रेत की दीवार साबित हुए हैं। मरीज़ों की तादाद में कमी के दावे करने वाली बरतानवी हुकूमत इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, जब NHS समेत हुकूमती अकाबरीन इस परेशानी में मुब्तला हैं कि जो गुज़श्ता तकरीबन जो ताज़ा तरीन सर्वे है उसके मुताबिक पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ जितना मरीज़ों की तादाद और बैकलॉग अब है। तकरीबन 7.68 यानी 70 लाख और 76 लाख के करीब आप कह लें कि 7 मिलियन एंड 6 लाख पीपल जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी इलाज की बारी कब आएगी। NHS इंग्लैंड का कहना है कि जुलाई की तादाद में जून में 7.57 मिलियन से ज़्यादा है, जो 2007 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा है। यानी ये अब 15-16 साल के बाद ये वक्त आया है बरतानिया में कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की जो अपने इलाज मुआवजे के लिए मुंतज़र है। जो NHS की वेटिंग लिस्ट है उसमें ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, और इस रिकॉर्ड का अगर हम पुराने कुछ आदाद शुमार आपसे बयान करें तो जो 2014 में लोग इंतज़ार कर रहे थे वो तकरीबन 3 मिलियन थे, 30 लाख के करीब थे। 2017 में 40 लाख लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। 2021 में 50 लाख लोग इलाज के मुंतज़र थे, और अब 2022 में 7 मिलियन थे, और अब 2023 में ये 7.68 मिलियन तक तादाद हो चुकी है। इसकी वजूहात बहुत सी हैं। हमने ये भी देखा कि एक सीरीज़ ऑफ हड़तालें रही है, खा वो NHS के स्टाफ की तरफ से हो या जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हो, और हुकूमत ने बहुत टाइम लिया इन हड़तालों को मैनेज करने में, इन लोगों के साथ नेगोशिएट करने में, और अभी भी ये हड़तालों का सिलसिला जो है ऑफ एंड ऑन जारी रहता है। अब जो कंजर्वेटिव हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं ये बैकलॉग में इजाफे की वजह तो बन रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऑप्टिक्स को फिल करने के लिए, अवाम को बताने के लिए रिशा की रिपोर्ट पेश करते रहे हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं है। ये इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? लोग बुनियादी जो इंसानों का मसला है, सेहत आमा के जो मसाइल हैं, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क की सियासत पे, किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। अब इसके पॉलिटिकल जो असरात हैं वो कैसे मौजूदा हुकूमत या कंजर्वेटिव्स जो हैं वो अपने हक़ में इनको बदलेंगे या इसको बैलेंस कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जहां हड़तालों का राज है, ये बैकलॉग क्या काबू कर लिया जाएगा? ये अपनी इलाज के मुंतज़िर मरीज़ों की तादाद कम हो जाएगी, या इसको यहीं पे कम अज़ कम रोक लिया जाएगा, या इसको कम कर लिया जाएगा? ये बुनियादी सवालात हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब हैं, NHS के कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हैं, आप भी NHS से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इदरीस साहब स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर इदरीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताबिंदा आपकी तरफ आते हैं। 7.68 मिलियन ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने इलाज का। ये लिस्ट, ये तादाद इतनी क्यों हुई? आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, और क्या इसको यहाँ पे रोक लिया जाएगा, मज़ीद नहीं बढ़ने दिया जाएगा इन नंबर्स को? अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू वेरी मच। ये लिस्ट तो देखें एक दिन में तो यहाँ पर नहीं पहुँची है। ये बहुत से इसके मुहर्रिकात हैं, जैसे कि आपने राइटली कहा कि कोविड के बैकलॉग्स हैं। कोविड के अंदर जो डॉक्टर्स की सिकनेसेस हुई उनकी वजह से कैंसलेशंस हुई। कुछ ये हुआ कि उस टाइम पर GPs ने रेफरल्स करनी बंद कर दी। वो सारी फिर जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई तो वो मरीज़ों की एकदम रेफरल्स की अमाउंट बढ़ी और वो बैकलॉग के अंदर शामिल हुई। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स ने भी कैंसलेशंस की क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे अस्पताल कोविड के डर की वजह से, और वो भी बैकलॉग में शामिल हो गया। फिर उसके बाद जैसे आपने मज़ीद कहा कि डॉक्टर्स की, जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक्स हुई हैं और अब तो सीनियर डॉक्टर्स की भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो स्ट्राइक्स के दौरान 1 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ ऐड हो गए इसके अंदर। तो एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं। अंडरलाइंग वजह मेरे ख्याल में जनरलाइज्ड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है NHS के अंदर, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के ऊपर हुई है। एक साल में या 4 साल में, 5 साल में ये नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि इसको इतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना, किसी भी चीज़ को, किसी मेजर को जो इसको सही कर सके, वो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इलाज पेचीदा है, डायग्नोस्टिक्स पेचीदा है, मरीज़ पेचीदा है। इसका एक और असर ये हुआ है कि क्योंकि मरीज़ जो हैं वो टाइम पर रेफ़र नहीं हो पाते और वो घर में इंतज़ार करते रहते हैं या डर के मारे अस्पताल नहीं जाते उस टाइम पर, फिर बहुत शदीद बीमार होकर जाते हैं अस्पताल में। जब वो शदीद बीमार होकर जाते हैं अस्पताल में तो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो कुछ
क्राइटेरिया हैं वो ब्रीच होते हैं बार बार, क्योंकि उनका वेटिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। अस्पताल में बेड जो है वो इमरजेंसी पेशेंट से भर जाते हैं, तो जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, यानी कि जिन सर्जरीज को मसलन किसी कैटरेक्ट सर्जरी होनी है या किसी की सर्जरी ऐसी है जो कि जानलेवा मकसद के लिए नहीं है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए है, वो चीज़ें फिर कैंसिल हो जाती हैं, वो फिर बैकलॉग को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये एक आप समझ लें कि उर्दू में इसके लिए कोई शायद लफ्ज़ होगा, लेकिन अंग्रेज़ी में विशियस साइकिल इसको कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को लीड ऑन कर रही है, दूसरी जो है वो और तीसरी को, और तीसरी जो दोबारा पहली में आ रही है। तो इट इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, ये बस दायरों में घूम रही है चीज़, दायरों में घूम रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि ये इंटरडिपेंडेंस है इन तमाम मामलात की। अगर एक चीज़ सफ़र होती है तो पूरी चेन मुतासिर हो जाती है। लेकिन डॉक्टर फ़हीम ये बताइएगा, जो बात की गई है इन्वेस्टमेंट की या फंड्स की बात की गई है डॉक्टर ताबिंदा की तरफ से, मसला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्राइमरीली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या अदर रिसोर्सेज जो हैं वही मुयस्सर नहीं हैं? देखें फैसल, इसमें ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। जो फंड्स हैं, उस लैक ऑफ फंड्स तो हमें पता है कि एनएचएस में ये बात चल रही है, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है और मैन पावर कम है, क्योंकि फंड्स होंगे उसी से फिर आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं और उसमें आप जो है नए डॉक्टरों को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकते हैं और उसी से फिर आप जो ये बैकलॉग है और प्रेशर है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। तो ये फंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें लोग उसी की वजह से फिर एम्प्लॉय कर होंगे लोग और फिर ज़्यादा होगा। फिर जैसे कि अभी बात हुई कि ये जो लिस्ट, ये जो वेटिंग लिस्ट चल रही है वो तो कोविड से बहुत पहले की बात है, वो चल रही है। उसमें भी वजह यही है कि बाज़ दफ़ा बाज़ जगहों पे ये कि हॉस्पिटल बेड कम कर दिए गए हैं, स्टाफिंग नहीं है और फंड्स नहीं है, इसकी वजह से तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया कि वो बेड एक हॉस्पिटल में कम हुए तो वहाँ के मरीज दूसरे हॉस्पिटल में आने लगेंगे, सारे रेफरल उधर चले जाएंगे। तो ये बहुत हुआ है पिछले जो 10 साल में। काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो पैराफुल हॉस्पिटल, रीहैब सेंटर्स, ये काफ़ी बंद हो गए हैं यूके में और उसमें मेन जो वजह है वो फंड की कमी ही है। और अभी भी आप जो देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो करंटली जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें काम का प्रेशर ज़्यादा है और आवर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाहें हैं जो हैं वो वहीं पर हैं, सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ बढ़ रही है, लोगों के बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, किराए बढ़ रहे हैं, मॉर्गेजेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो आप तो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि तनख्वाह भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और अगर वो पिछले 10-15 साल से उतनी ही है तो ज़ाहिर है तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सही है, तो यही वजह जी। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, अब सवाल ये भी है, एक तो एनएचएस के मामलात हैं, दूसरा जो प्राइवेट सर्विसेज हैं जो हेल्थ की सर्विसेज देते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो ये जो यहाँ बैकलॉग बढ़ रहा है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनका बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है, इंश्योरेंस की तरफ लोग ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं या वहाँ भी मंदी ही है? जी फैसल, अब डॉक्टर ताबिंदा और फ़हीम साहब ने जो बातें की हैं उसमें एक एरिया जो प्राइवेट सेक्टर का है वो आपने अभी छेड़ दिया है। प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे यूके में इतना ज़्यादा रवाज नहीं है और यूके एनएचएस की सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर से कहीं बेहतर होती हैं इमरजेंसी सर्विसेज, लेकिन जो क्रॉनिक केसेस हैं उसमें सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल जो मोस्टली उनको लेते हैं, एक्यूट सर्विसेज वो देते ही नहीं है और एक्यूट और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट वो बिल्कुल नहीं लेते। अब ये जो वेटिंग लिस्ट है, अब हमें इसके फैक्टर्स डॉक्टर साहबा ने भी गिनवाए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप का स्टाफ जिनकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है उनकी परफॉर्मेंस भी कम होती जाती है और जब आपका स्टाफ बार बार हड़ताल की तरफ जा रहा है उससे नंबर बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है जब एक दिन
पूरे कंट्री में काम नहीं होगा तो उससे जितने भी पेशेंट देखे जाने थे वो बैकलॉग में इजाफा करेंगे। और इस वजह से ये गवर्नमेंट का ये इस वक्त इसको सीरियसली सोचना चाहिए कि इस तरह से मुंह मोड़ के बैठने से ना तो ये मसला हल होगा और ना ही लोगों को जो सर्विस पहले से मिलती आ रही है वो उस क्वालिटी की सर्विस मिल सकेगी। प्राइवेट सेक्टर अपने जैसे जिक्र किया कि इंश्योरेंस लोग करवाएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के लिए जो दूसरे ममालिक हैं यूरोपियन, जिसमें हम अगर आयरलैंड का जिक्र करें तो वहाँ पे तकरीबन अराउंड 50% जो है वो इंश्योरेंस लोगों ने करवाई हुई है। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाने पे इंसेंटिव देती है, वो टैक्स फ्री होता है। जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आपकी हेल्थ के लिए उसका गवर्नमेंट देती है, फिर आपको टैक्स रिलीफ देती है। यूके में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपने एक तरफ अप टू 47% टैक्स देना है और दूसरी तरफ आपने अपना इलाज करवाना है उस काम को करने के लिए जिसमें आपको फिर टैक्स भी देना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए इस वक्त तो ज़रूरी है कि या तो फिर लोगों को सब्सिडाइज करें कि ठीक है आप अगर NHS में हम सर्विस प्रोवाइड करने में नाकाम हो रहे हैं और हमने बेड भी कम कर दिए हैं और इसके साथ स्टाफ भी कम है और साथ में हम स्टाफ को सर्टिफाई भी नहीं कर पा रहे, तो हम ये कहते हैं कि चलें आप प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाएं, हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे। गवर्नमेंट इस तरफ भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इस तरह के हालात में सिवाय इसके कि लोग भी परेशान होंगे और लोगों की जो हेल्थ है वो भी रिस्क पे है। आज का जो डाटा वेल्स का आया है वो कैंसर पेशेंट का वेटिंग टाइम 2 मंथ में 70% टारगेट है हमारा जो देखने का है कि विद इन 2 मंथ 70% सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट मस्ट बी सीन। अब हुआ ये कि अराउंड 56% में वो देखे गए हैं। इवन कैंसर जैसी मौजूद बीमारी जो है उसको देखने के लिए भी हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है गवर्नमेंट का जो हेल्थ सर्विसेज का सिस्टम है इस वक्त वो उतना फंक्शनल नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, अभी डॉक्टर इदरीस ने भी बात की कि जो 70% का टारगेट है, जो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट हैं हम उनको भी नहीं देख पा रहे हैं। NHS के बारे में पूरी दुनिया में जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं उनको मिसाली समझा जाता था, अभी भी समझा जा रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इससे मुंह मोड़े रखा तो ये सस्टेन कैसे करेंगे? जी मैं थोड़ा सा डॉक्टर फहीम और डॉक्टर इदरीस की बात को पिक करना चाह रही थी कि ये जो कैंसर के टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने चेंज ही कर दिए हैं। पहले जो एक उनके टारगेट्स थे, डिफरेंट टारगेट्स थे जो कि बहुत कम टाइम में देखने वाले थे, वो 1 अक्टूबर से चेंज ही कर दिए गवर्नमेंट ने, ताकि जो है वो आई थिंक अगर वो टारगेट्स मीट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने वो गोल पोस्ट ही चेंज कर दी। दूसरी बात ये थी डॉक्टर फहीम की, मैंने बात स्टाफिंग की बात जो है जहाँ तक, उसमें ये है कि खाली स्टाफ भी आप एम्प्लॉय कर लेंगे तो मशीनें नहीं है ऐसे डायग्नोस्टिक के लिए, CT स्कैनर या अल्ट्रासाउंड, वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए इतना टाइम लग रहा है। और मेरा ख्याल है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन शायद गवर्नमेंट अगर कह दे कि प्राइवेटली हो जाए और फिर उसके बाद इलाज हो जाए अस्पताल में, तो वो एक अच्छा सेटअप होगा। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ऑब्वियसली कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत मैटर करती हैं कि अगर उनकी डायग्नोसिस कहीं पर हो जाए, जैसे कि अगर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर आप प्रोवाइड कर दें पहले से डायग्नोस्टिक्स अलहदा हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए तो इलाज वहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि इलाज ही महंगा है, उसका डायग्नोसिस तो शायद इतना महंगा नहीं है जितना कि उसका इलाज महंगा है। तो आई थिंक कि कुछ इनोवेशंस हो सकती हैं और मेरा ख्याल है कुछ हो भी रही है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो गई हैं। मसलन जिस अस्पताल में काम करती हूँ वहाँ पे जो
इन जो गम का डिपार्टमेंट था, जेंटल यूरिनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट था, वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो गया है। इस तरह कुछ और जगह हैं जहाँ पे साइकाइट्रिक सर्विसेज जैसे प्राइवेटाइज हो गई हैं, तो वो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेटाइज कर दी हैं चीज़ें। तो हो सकता है कि ये एक जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म मंसूबा वो बनाए इस किस्म का, कि जिसमें वो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर दें, और या फिर कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो फुली प्राइवेट हो जाएंगे, और कुछ जो एक हाइब्रिड सिस्टम में गवर्नमेंट काम करेगी। वरना तो इस तरीके से ये चल नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि अभी डॉक्टर रीस भी कहते हैं कि लोगों का मोरल अपनी सेहत को लेकर इतना लो है, और राइटली सो, कि अगर किसी को कैंसर है और उसके लिए पहले यहाँ पर 2 वीक्स की टारगेट थी, उस टारगेट को गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि एक आप बीमारी है, दूसरा ये कि आप घर में कि आप उधेड़ बुन कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर, जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है कैंसर। इस तरह करके लोगों को जो है अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा, अनईज और अनरेस्ट है बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर। तो इसके लिए उस अनईज या उस अनरेस्ट को एड्रेस करने के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं उन्होंने किया हुआ, और कुछ ऐसी बात हो नहीं रही, क्योंकि बात यही है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ चल रही, जैसे ये डॉक्टर की पे का मसला है, और डॉक्टर्स के मोरल का मसला है, जो कि उनके माली हालात से उनका मोरल लो हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर एक डॉक्टर अगर 10 मरीज देख सकता था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो वो अब 10 की बजाय शायद 7 या 8 दे सके, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी के। तो इस तरह से ये इस चीज को कंसिडर नहीं किया जा सकता कि जो मेडिसिन है वो एज सच एक फुल कंसंट्रेशन का काम है, और हम अपने डॉक्टर्स को प्रोवाइड करें उस तरीके से। सही तो गवर्नमेंट जी। अच्छा, मैं डॉक्टर फहीम साहब, अभी जो बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, हाइब्रिड मॉडल की, तो गवर्नमेंट की सरदमहरी क्या इसीलिए तो नहीं है कि उनके पास एक ठोस जवाब आ जाएगा कि गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती NHS के अखराजात, और प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई हल नहीं है? फैसल, प्राइवेटाइजेशन में भी देखें ना, हम जो अभी बात कर रहे हैं कि पेशेंट का वेटिंग टाइम लिस्ट इतनी बढ़ गई है, तो वो प्राइवेटाइजेशन में वो एकदम से ये मसला फिर भी हल नहीं होगा। और इसके लिए और दूसरी भी चीज़ें हैं। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि हम जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और A&E वगैरह में आते हैं, उससे कोई नॉमिनल चार्ज, जो कि और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी करती हैं, उनसे लेना शुरू कर दें, तो कि फंड जो है वो थोड़ा सा वो हेल्प मिले, और लोग जो आ रहे हैं बिला ज़रूरत बाज़ दफ़ा, तो वो भी आना बंद कर दें, कि उन्हें पता है कि उनको 5 पाउंड या 10 पाउंड देने होंगे फीस, जो कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन ये कि जब एक पैसे खर्च हो रहे होंगे, अभी तो उनको पता है कि पैसे तो हमारे कोई खर्च होने नहीं है, ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक सिस्टम और ये है कि GPs जो हैं उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। जो कोई भी बीमार हो, अगर फर्स्ट जो उनका जो रिस्पॉन्सिबल मेडिकल पर्सन होता है वो GP होता है। तो यहाँ पे सिस्टम इतना मुश्किल है कि अगर कोई बीमार हो वो GP से कांटेक्ट कर नहीं पाता, क्योंकि उनके पास एक टाइम होता है कि जी 8 से 9 तक आप रिंग करें, अगर आपको मिल गया अपॉइंटमेंट तो सही है, वरना नहीं। और वो इतने सारे लोग होते हैं कि वो कॉल थ्रू होती ही नहीं है। तो अक्सर बीमार लोग वो कहते हैं कि यार चलो सीधा हॉस्पिटल ही चलते हैं, वहाँ ही दिखा देते हैं। तो ये रश एक तो हॉस्पिटल में इस वजह से भी बढ़ता है लोगों का, कि जिन लोगों को GP देख सकते हैं, उनको आराम से इलाज कर सकते हैं, वो उन तक उनकी एक्सेस नहीं होती है, और इस वजह से हॉस्पिटल जो हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में कुछ यूज़ तो हो रहे हैं, मतलब जहाँ पर जो NHS के हॉस्पिटल हैं वो यूज़ कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में। जैसे कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उसमें जो ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स होते हैं उनके लिए उन्होंने ये फैसिलिटी रखी है कि GPs उनको रेफर कर सकते हैं प्राइवेटली, तो वो प्राइवेटली दिखा सकते हैं, वहीं पे उनके टेस्ट हो सकते हैं। उसमें मरीज को तो कुछ पैसे नहीं देने, तो वो ज़ाहिर NHS से या हॉस्पिटल से ही चार्ज करते होंगे जो भी हो। मुझे ये नहीं पता ऑपरेशन का, लेकिन ये कि मरीजों को देखने के लिए जो उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो यूज़ होते हैं। जैसे आई ऑपरेशन के लिए बहुत सारे जो NHS के हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट फैसिलिटी को यूज़ करते हैं कि उनके पास इतना जगह नहीं है या इतना स्टाफ नहीं है कि वो कर सके ज़्यादा लोगों को, तो उनके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि ज़ाहिर है जो मरीज़ है उसको कोई पैसे नहीं देने होते, वो गवर्नमेंट ही उसको यूज़ करती है। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन में क्या सेटअप होगा, जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है
پاکستان میں دیکھتا ہوں تو پرائیویٹائزیشن جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان میں تو پھر آپ کا ایکسیس بہت مشکل ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر یہاں پہ ہو جائے گا یہی پرائیویٹائزیشن تو اس میں عام لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا اس کو ایکسیس کرنا، کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ جو کرائسس چل رہا ہے یہاں پہ، تنخواہوں کی جو ہے وہ بہت لو ہیں، چیزوں کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ مطلب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیسٹ آپشن ہوگا. اس میں یہ کہ بہت زیادہ سوچ بچار کے اور کوئی ایک بہت ہی جو اچھا جو پلان ہے وہ ہونا چاہیے، اسٹرکچرڈ پلان، جس میں کہ اتنے سارے جو ویٹنگ لسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور اس میں ایون اف اٹس پرائیویٹائزڈ اس میں بھی اتنی جلدی یہ نہیں ہو پائے گا. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر ادریس صاحب، اگر یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف مزید جاتے ہیں تو جو امپلائیز ہیں ان کا سٹیٹس کیا رہے گا؟ ان کو پرکس، پریویلیجز، انسینٹیو جو سیلری آ رہی ہے کیا وہ اسی طرح آئے گی؟ پھر جو پوسٹ ریٹائرمنٹ انسینٹیوز ہیں وہ بھی کیا اسی طرح ملیں گے؟ یا پرائیویٹائزیشن میں ایک ریئیکشن یا ایک ریزسٹنس امپلائیز کی طرف سے آ سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. فیصل، پہلی تو بات یہ ہے کہ یو کے میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتی کہ اس کو پرائیویٹائزیشن NHS کے ساتھ کوئی ورڈ پرائیویٹائزیشن لگا سکے. اور پھر یہ کہ افورڈیبلٹی جو پبلک کی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ جو ہماری ایمرجنسی کے میجر آپریشنز ہیں یا پھر سرجریز ہیں ان کو افورڈ کر سکے. کنسلٹیشن کے لیے ہاں 100-200 پاؤنڈ دے کے لوگ دکھا لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو 20,000-30,000 تک جا رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اتنا بڑا ٹیکس دینے کے بعد بھی اگر گورنمنٹ آپ کو سروسز پرووائڈ نہیں کر پاتی تو یہ تو گورنمنٹ کا فیلور ہے نا. اس کو گورنمنٹ کو کرنا ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جس پارٹی کی بھی آتی ہے، جس کی بھی آئے گی، یہ کبھی بھی یو کے میں کوئی بھی گورنمنٹ یہ رسک لے نہیں سکتی کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، وہ فرق کر یہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے یا پرائیویٹ کمپنی سے سروسز بائی کر رہے ہیں، جس سے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ویٹنگ لسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. فار ایگزامپل اینڈوسکوپی کے لیے بہت سارے سینٹرز ہیں جن کو ویکینڈ پہ ہائر کیا جاتا ہے تھرو NHS پہ ان سینٹرز کو، اور لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے اینڈوسکوپی کے لیے وہ وہاں جا کے اینڈوسکوپی کرواتے ہیں، ان کو اپائنٹمنٹ جاتی ہیں اور پھر ہاسپٹل یا پھر NHS کے فنڈ سے پیسے ان کو پے کیے جاتے ہیں. اسی طرح انویسٹیگیشن، CTs، MRIs، الٹرا ساؤنڈ اسکین، یہ پرائیویٹ کمپنیز رن کر رہی ہیں. اس وقت بہت ساری آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو 24 آور سروس دے رہی ہیں، اور وہ پیشنٹ کو کال وہ نہیں کرتی. ہاسپٹل خود بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ آپ کا اسکین ہو سکتا ہے، فلاں جگہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں، وہاں پہ اسپیس اویلیبل ہے، آپ وہاں جائیں، کروا کے آپ گھر جائیں. رپورٹ جو ہے آپ کے کنسلٹنٹ یا آپ کے GP کو چلی جائے گی. گورنمنٹ اس طرح سے کر کے اپنے فنڈ سے سروسز بائی کر رہی ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن سے، تاکہ اس جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کر سکے. ظاہر ہے اس کے لیے اب کئی سال لگ جائیں گے. جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب ویٹنگ لسٹ میں تھے لوگ ارلیئر اراؤنڈ کپل آف ایئرس اگو. ناؤ اب جو ہے یہ تقریباً 66-70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں کہ ان کو دیکھا جائے اور یا پھر ان کو انویسٹیگیشن کی جائیں. تو اس کا حل جو ہے گورنمنٹ ایک طرف تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہاسپٹل کے اوپر برڈن اس کو کم سے کم کیا جائے، پرائمری سروسز کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جائے، اور ساتھ میں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ پرائیویٹ سروس پرووائڈر ہیں، ان کو ہاسپٹل یا پھر وہ جو ہیلتھ بورڈ ہے
وہ ہیلتھ ٹرسٹ انگلینڈ میں کہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی پے کریں تاکہ ان کا ویٹنگ لسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہونے کے قریب پہنچ سکے. تو اس طرح سے کر کے گورنمنٹ پرائیویٹ سروسز ہائر کر رہی ہے, لیکن اس پہ پبلک پہ بوجھ نہیں ڈالتی کبھی بھی. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تابندہ یہ بتائیے گا جو سٹاف کی مسائل تھے ہڑتالوں کے, تنخواہیں بڑھانے کے, کیا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں جی, آج بھی اسٹرائک ہے, آج بھی اسٹرائک ڈے ہے, اور اس وقت ہم لوگ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کام, اور اٹ از اسٹل گوئنگ آن, اور اگلے مہینے کی بھی اسٹرائک جو ہے وہ اناؤنس ہوئی بھی ہے. تو گورنمنٹ نے کچھ ایک پے رائز آفر کی ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈ 35% ہے, تو وہ اس کو میچ نہیں کر رہی ہے جو گورنمنٹ نے آفر کیا. تو اسٹرائکس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہے اس وقت, جونیئر ڈاکٹرز کی اسٹرائکس ہے, کیونکہ ان کی اسٹرائک ہوتی ہے تو ان کو کور کرنے کے لیے کافی جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنا کام پسے پش ڈال کر اپنے کلینکس وغیرہ کینسل کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس کی ریلیونس سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ پھر ہیلپ نہیں کرتا اس بات کو. تو آلدو ہم سب کی سمپتیز اس بات کے ساتھ ہیں, کیونکہ جو مہنگائی ہے اور سب یہ جونیئر ڈاکٹرز کے لیے بہت مشکل ہے کوپ کرنا اس کے ساتھ. ان کی تنخواہیں ضرور بڑھنی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ بہت ٹائم لے رہی ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, اور اس ٹائم میں مریضوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے, لہٰذا جو ہے باقی کام کو پسے پش ڈال کے یہ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر فہیم صاحب, پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ مہینوں سے یہ اسٹرائکس چل رہی ہیں, اسٹاف کی بھی, جونیئر ڈاکٹرز کی بھی. گورنمنٹ جو آفر کرتی ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہے. مڈل وے یا مڈل جو آپٹیمم لیول پہ جا کے کوئی ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی فیصل, یہ بات تو سمجھنے والی ہے کہ اس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ گورنمنٹ نے جو آفر کیا ہے, جیسا بھی بات ہوئی کہ وہ بہت کم ہے, اور جو ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ کوئی اس میں مڈل گراؤنڈ کوئی ڈھونڈنا چاہیے کہ دونوں جس بات پہ راضی ہو جائیں. جو پرائم منسٹر صاحب نے جو آفر کیا تھا, انہوں نے تو کہا کہ یہ 6% ہے اور یہ فائنل آفر. وہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی نیگوسیشن کی اس میں گنجائش نہیں ہے, کہ 35% کے لیے انہوں نے 6% کا آفر کیا, جو کہ انجسٹیفائبل ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے ہم لوگ تو یہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور جو ہیں ان کے تو یہ امپریشن ملتا ہے کہ جی گورنمنٹ اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اور مریضوں کے بارے میں بھی, کیونکہ یہ اسٹرائک کی تو ڈیٹس آتی رہی ہیں اور اگلے مہینے کی بھی اسٹرائک ہے. تو یہ کوئی اس میں کامن گراؤنڈ تلاش کرنا چاہیے. اب جیسے اسکاٹ لینڈ میں 12% آفر ہوا ہے, ایکسیپٹ ہوا ہے, تو یہاں بھی اسی طرح کچھ ایسے نیگوسیشن ہونے چاہیے. اور کافی میڈیا میں بھی اس کو کافی وہ کیا جا رہا ہے, جو ڈاکٹرز کے فیور میں کرتے ہیں, جو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ہیں ان کو بہت اچھی طرح گرل کیا جا رہا ہے مختلف چینلز پہ کہ بھائی کیوں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو سچویشن ہے وہ ابھی تک کوئی اس میں ریزولوشن نظر نہیں آتا. کوئی وہ ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے کہ 6% پہ نہیں راضی ہو رہا ہے, کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں پتا ہے کہ 12% آفر ہوا ہے, ان کی ڈیمانڈ 35% ہے, اور نہ ہی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. تو یہ بڑی فرسٹریٹنگ سی بات ہے, اور یہ سوچنا چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ یا تو یہ کہ کنزرویٹو گورنمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے, سوچ لیا ہے کہ جی اب ہمیں تو آنا نہیں ہے, تو یہ جتنی زیادہ بری حالت میں ہم دیں گے وہ اتنا زیادہ ان کو پرابلم ہوگا اس کو ٹھیک کرنے میں اگلی گورنمنٹ کو, جو کہ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے لوگ تو وہی سفر کر رہے ہیں, مریض سفر کر رہے ہیں, اور ایز اے ڈاکٹر میں اسٹرائک کو اتنا زیادہ وہ مطلب جو کاز ہے وہ جسٹیفائبل ہے, لیکن آئی ڈونٹ اسٹرائک, میں تو کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن یہ کہ مریضوں کے لیے اس میں مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ ایز اے کنسلٹنٹ اگر آپ وارڈ کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو آپ اپنی کلینک نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپریشنز نہیں کر سکتے, اور جو امپورٹنٹ چیزیں جیسے اینڈوسکوپیز ہیں وہ سارے لوگ جو کام کرتے ہیں اور جو آپریشنز وغیرہ کرتے ہیں وہ سب اگر وارڈز میں اور ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں مریضوں کو دیکھ رہے ہوں گے
تو پھر ظاہر ہے کہ وہی ویٹنگ لسٹ بڑھتی جائے گی اور پرابلمز جو ہیں وہ سالو نہیں ہوں گے, یہ بڑھتے ہی رہیں گے. صحیح ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر ادریس صاحب, جونیئر ڈاکٹرز کی اگر ہم بات کریں, آپ اپنے کریئر کی بگننگ میں ہیں یا کچھ مڈ کریئر بھی ہوں گے, لمیٹڈ اماؤنٹ آپ کو آ رہی ہے, فیملی آپ کی ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہے, بائنگ کیپیسٹی کم ہو رہی ہے, کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے, ایک سٹریس بھی وہ کیری کر رہے ہیں, کام بھی آپ کا متاثر ہو رہا ہے. ان فیکٹرز کو گورنمنٹ کے ریئلائز نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی, وجہ سمپل ہے کہ ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور جتنے پیسے جنریٹ کر رہے ہیں اسی میں ہمیں اپنا گھر چلانا ہے. اور ظاہر ہے اب خرچے جو بڑے ہیں وہ تو یوکرین وار جو ہے, اگر اس کا ذکر کریں یہاں پہ, اس سے بہت زیادہ چیزیں مہنگائی میں گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے گیس, الیکٹریسٹی اور پیٹرول ساری قیمتیں بڑی ہیں. ساتھ میں بہت بڑا برڈن جو ہے وہ ہمیں جو ہمارے یوکرینین فرینڈ آئے ہیں ان کی وجہ سے بھی آیا ہے. اور اتنا سارا کھانے پینے کا سامان, بقیہ چیزیں جو تھی وہ یوکرین اور یورپین کنٹری جو تھی وہ رشیا کے ساتھ ڈیل کر کے لے رہی تھی. تو اب کیونکہ وہ یہ سارے معاملات اتنے ٹف ہو گئے ہیں وار کی وجہ سے, اور اس وجہ سے یہ آپ کا لیونگ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی, تو وہ ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی اسٹریس میں بھی ہیں. اور وہ کام تو اپنا کرتے ہیں جب بھی جاب پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیک اینڈ بیلنس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے NHS کا, وہ کام کو اگنور تو نہیں کر سکتے, لیکن پرفارمنس لیول تھوڑا بہت امپیکٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ گورنمنٹ کو اب یا تو ان کو پرائس کنٹرول پہ غور کرنا پڑے گا, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کی جو انرجی کمپنیز ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ پروفٹ شو کر رہی ہیں, تو ان کو آپ ٹیکسیشن بڑھائیں, یا پھر جو ان کے باسز ہیں ان کے جو بونسز ہیں ان کو کم کریں, تاکہ جو سروسز میں پیسے وہ زیادہ آ سکتے ہیں, اور پھر ہی ہم NHS کا جو اسٹاف ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. ادروائز تو پھر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے اچھا ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ڈیموکریٹک کنٹریز کا. اور ابھی اسکاٹ لینڈ کا جو ذکر ہوا ہے, تو اسکاٹ لینڈ میں یہی ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ انفلیشن جتنی ہوئی ہے جب سے پے رائز اسٹاپ کیا تھا آپ نے وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں, اور پھر اس کو جب دیکھا گیا کہ جی اتنے % ضرورت ہے لیکن ہم اس وقت 14% اس کو کر سکتے ہیں رائز, لیکن ہم آپ کو نیکسٹ 2 ایئرس بھی کنزیکٹیو رائز دیں گے, اور پھر ہم انفلیشن کے ساتھ آپ کو ہمیشہ اس کی پے رائز ملے گا آپ کو. یہ تو ایک مطلب جسٹیفیبل سولوشن ہے نا, اور یہ جسٹیفیبل وے انگلش گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ انفلیشن ہے, یہ آپ کا پے رائز ہم اس وقت اس سال کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اگلا جو ہے وہ ہم انسٹالمنٹ بڑھاتے جائیں گے, تاکہ یکدم ہم 35% رائز نہیں کر سکتے. آپ کائنڈلی کام جاری رکھیں, اور اس طرح سے ہم نیگوسیشن میں مل کے بیٹھ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی سفر نہ ہوں, پیشنٹ بھی سفر نہ ہو, اور ہمارے معاملات آگے چلتے رہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تابندہ صاحبہ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو NHS کے ٹرسٹیز ہیں وہ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو ٹرسٹ NHS ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. میں تھوڑا سا پک کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ادریس کی بات کے اوپر کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں, جونیئر ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں وہ تو مشکل میں ہیں ہی ہیں, لیکن ابھی ایک ریسنٹ سروے آیا جس میں
कि जो डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि 30% ने कहा है, 1 in 3 डॉक्टर्स ने कहा है, फ्यूचर के डॉक्टर्स ने कहा है कि हम डॉक्टर बन के काम करना नहीं चाहते। तो उन्होंने ये कहा है कि हम डॉक्टरी तो कर लेंगे, डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन हम डॉक्टर बन के काम करना नहीं चाहते। तो ये एक बहुत गंभीर सूरत हाल होगी अगर जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो आगे डॉक्टर बनकर काम करना नहीं चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ओवरऑल ये चाह रही है, मुझे तो ये लगता है कि कम कीमत वाले लोग जैसे कि फिजिशियन असिस्टेंट हैं या नर्स कंसल्टेंट्स हैं या नर्स प्रिस्क्राइबर्स हैं, वो जगह ले ले इन सब डॉक्टर्स की, क्योंकि उनको बजाय इसके कि उनकी सैलरीज या वेजेस बढ़ाएं, वो कम सैलरी वाले लोगों को एम्प्लॉय करके उनसे काम करवा लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला चल रहा है यहाँ पे कि फिजिशियन असिस्टेंट्स जो हैं उनको डॉक्टरों का काम देने की कोशिश की जा रही है। जैसे बाकी अपनी वापस आपकी बात पर आती हूँ कि NHS ट्रस्ट का क्या है, हर ट्रस्ट जो है वो अपनी अपनी स्ट्रगल कर रहा है। उसकी लोकल मसाइल जो है, हर ट्रस्ट के अपने अपने मसाइल हैं। मसलन जो मिडलैंड्स में ट्रस्ट है उनमें से कई काउंसिल्स ने कह दिया कि हम बैंकरप्ट हो चुकी है, जैसे कि बर्मिंघम काउंसिल ने कह दिया हम बैंकरप्ट हो गए। इसका ये मतलब है कि लोगों की हाउसिंग अफेक्ट होगी और जो है बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का खाना पीना, स्कूल्स में जो फ्री मील्स मिलते थे सब अफेक्ट होगा, और उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट NHS पर ही पड़ेगा। जब लोगों की सेहत खराब होगी, लोग नाखुश होंगे, लोगों के पास घर नहीं होंगे रहने को, वो बेघर हो जाएंगे, वो अस्पताल में एंड अप करेंगे। इसी तरह कोई और ट्रस्ट है, उसका अपना मसला होगा जहाँ पे बहुत सारे ओल्ड लोग रहते हैं। कई काउंटीज हैं जिसमें जो है वो कोस्टल काउंटीज हैं जहाँ वेदर माइल्ड है, वहाँ पे बहुत से एल्डरली पॉपुलेशन है, उसके लिए जो है वो बेड्स की कमी है, बेड्स की किल्लत है। कुछ जगह जैसे लंदन है, लंदन में बहुत से अस्पताल बहुत करीब करीब हैं और वहाँ आबादी बहुत गुंजान है। उनके ये है कि उनके मसाइल इस किस्म के तो कम है, लेकिन वो मनी के लिए लड़ते रहते हैं। वो हर जो ट्रस्ट है वो अपनी तरफ खींचना चाहता है पैसे, क्योंकि NHS के पास एक सर्टेन पॉट ऑफ मनी है, एक एलोकेटेड गवर्नमेंट ने पैसे दिए हुए, और हर ट्रस्ट जो है वो उसमें से अपना केस बनाकर लेने की कोशिश करता है और वो फिर बाद दोबारा लोगों के ऊपर खर्च होता है वहीं से जाके। तो ये एक NHS एक बहुत बड़ी मशीन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, और इसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो उसको दूर करते हुए, उसको डायग्नोज करते दूर करते भी बहुत टाइम लगता है। मगर जहाँ तक हर ट्रस्ट की बात है, हर ट्रस्ट जो है वो आप समझ लें, अगर मैं बहुत एक्सट्रीम या ड्रामेटिक लैंग्वेज में कहूँ, अपनी बका की जंग लड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स के आना, उसको अट्रैक्टिव रखना कि डॉक्टर्स आके काम करें, अच्छे डॉक्टर्स आके काम करें, पेशेंट सेटिस्फाइड रहें, रिजल्ट्स अच्छे रहें, और जो गवर्नमेंट के दिए हुए टारगेट्स हैं उनको मीट करें, और साथ ही साथ जो है पैसे भी बचाएं, क्योंकि हर ट्रस्ट को एक टारगेट दिया गया कि इतने पैसे आपने सेव करने हैं, इस साल आपको इतने पैसे कम दिए जाएंगे। तो ये एक आसान काम नहीं है। आप हर तरीके से इनोवेशन करने की ज़रूरत है कि भाई आप किसी तरीके से इंटेलिजेंटली आप मैनेज कर लें सारी बात को। सही है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 ऐसी सजेशंस जो आप समझते हैं कि ये मसाइल हल हो सकते हैं और इनको देख लिया जाए बतौर प्रैक्टिशनर, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ये बैकलॉग भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉइज़ के मसाइल भी कम हो जाएंगे। जी, इसमें फैसल ये है कि देखें, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, थोड़ा सा वो ऊपर आना होगा और कोई मिडिल ग्राउंड बनाना होगा कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा नीचे आके जैसे 12 to 15% के दरमियान कहीं कोई एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, जिसमें कि फिर ये काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा देखें, इसमें मेन जो वही है पैसे की कमी है, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि जो लोग, जब हम फुल स्ट्रेंथ में भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें यही फीलिंग होती है कि आप यू आर वर्किंग मोर देन वन पर्सन, आपको किसी दूसरे का भी काम करना पड़ रहा है, और ऐसा नहीं होता कि आप सुकून से अपना जो है वो काम कर रहे हों, उसमें आपके ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस रहता है। तो एक तो ये कि सिर्फ काम ही आपका होता है, उसमें जैसे कि जो लोग, जैसे आई एम कंसल्टेंट, तो आप ट्रेनी भी होते हैं दूसरे लोगों के, आई एम अ सीनियर लेक्चरर, तो हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है, तो हमें सिर्फ मरीज ही देखने होते हैं, हमारे और भी काम होते हैं। फिर हम जो क्लिनिक्स करते हैं उसमें हम जो लेटर्स वगैरह डिक्टेट करते हैं, वो जब टाइप होके आते हैं तो हमें उनको गो थ्रू करना होता है, कुछ में रिजल्ट ऐड करने होते हैं। तो ये बहुत सारे काम होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं एज ए कंसल्टेंट। सिर्फ ये कि आप मरीजों को देख के इलाज ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखें, जितना ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड होगा, जितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट होगा, उतने ही आप आउटपुट भी अच्छा होगा, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो दिल लगा के आप काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, मरीज भी आपसे खुश रहेंगे।
کیونکہ ادروائز آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس میں کر سکیں. تو اس میں یہ کہ بہتر یہی ہے کہ اس میں کوئی ایگریمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو. اور مینلی جو پرابلم ہے وہ پیسے کا ہی ہے کہ ہمیں جو ہے این ایچ ایس میں انجیکٹ کرنا ہے بہت اچھی خاصی اماؤنٹ میں منی جو کرنٹلی لوگ امپلائڈ ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جائے اور پھر ان کی وجہ سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہو کے اس میں شامل ہوئے اور اس سے آپ کا ورک فورس بڑھے, اسٹرینتھ بڑھے اور پھر یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں کہ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ آہستہ آہستہ پھر سالو ہو. تو یہ سچویشن اتنی کوئی آسان نہیں لگتی, کافی مشکل ہے اور اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز کا کہ وہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کریں, کچھ تھوڑا سا بینڈ ہوں. اور جی بالکل ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مڈل گراؤنڈز کو کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا, ڈاکٹرز کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا, گورنمنٹ کو تھوڑا اوپر آنا پڑے گا, کچھ معاملات اسی طرح جا کے بہتر ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب آپ کا, ڈاکٹر ادریس صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.